की सारी लेजिस्लेशन करने का मकसद सिर्फ एक फर्द जो था उसको सहूलतें बहाम पहुंचाना था और उसको ये चौथी बार वजीर आजम बनाने का ख्वाब था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ख्वाब चकनाचूर हो गई और जिस तरह उन्होंने प्लान किया था, अब मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि कल टिकट आज ही जो है वो वापस हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद वापस नहीं आने के? नवाज शरीफ साहब आप नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस फैसले की वजह से वो सारी चीजें, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये बहुत अच्छा हुआ कि जो 8-7 की अक्सरियत से इसका इतलाक माजी से नहीं हुआ, वरना ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो था पहले मौजूद लॉ में पूरी दुनिया के अंदर के जो फैसले मौजूद होते हैं, इवन अगर वो जजेस जो है बाहर बाद में उनको निकाल भी दिया जाए, वो ना रहे, तब भी वो फैसले जो है वो कायम रहते हैं और किसी भी लेजिस्लेशन के जरिए इस तरह कोई लेजिस्लेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले जो पीछे पहले किए गए हैं उनको ही आप यानी कलअदम करार दे दे। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि उनकी उम्मीदें तो मिल गई हैं खाक में। चौधरी साहब, आपका इस चीज पे क्या मौक़िफ़ है? ये जो हुआ है, अब जाहिर है कि ये अगर हम इस पे मान लेते हैं कि ठीक है, पावर जो है उसको थोड़ा सा लो डाउन किया गया, काजी फाजिल की जानिब से वो जो पावर है उसको डिवाइड किया गया, 3 सीनियर जजेस की कमेटी होगी, सारा फैसला होगा। लेकिन इसके अलावा एक और शिक है, उसके मुताबिक माजी में जो 184(3) के तहत फैसले हुए हैं उनको अपील का हक नहीं दिया गया, बल्कि जब से ये एक्ट का तलाक होता है, एक्ट पास हुआ है, उस वक्त से ऑनवर्ड जो 184(3) के तहत हुए हैं फैसले, उनमें अपील का हक दिया गया है। तो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के बाद, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया? परवा, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये सारी की सारी लेजिस्लेशन करने का मकसद सिर्फ एक फर्द जो था उसको सहूलतें बहाम पहुंचाना था और उसको ये चौथी बार वजीर आजम बनाने का ख्वाब था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ख्वाब चकनाचूर हो गई और जिस तरह उन्होंने प्लान किया था, अब मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि कल टिकट आज ही जो है वो वापस हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद वापस नहीं आने के? नवाज शरीफ साहब आप नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस फैसले की वजह से वो सारी चीजें, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये बहुत अच्छा हुआ कि जो 8-7 की अक्सरियत से इसका इतलाक माजी से नहीं हुआ, वरना ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो था पहले मौजूद लॉ में पूरी दुनिया के अंदर के जो फैसले मौजूद होते हैं, इवन अगर वो जजेस जो है बाहर बाद में उनको निकाल भी दिया जाए, वो ना रहे, तब भी वो फैसले जो है वो कायम रहते हैं और किसी भी लेजिस्लेशन के जरिए इस तरह कोई लेजिस्लेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले जो पीछे पहले किए गए हैं उनको ही आप यानी कलअदम करार दे दे। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि उनकी उम्मीदें तो मिल गई हैं खाक में। जहाँ तक बाकी रहा मामला, एक बात जो तकलीफ दे है वो ये है कि एक तो आर्टिकल 184(3) में अपील का हक जो है ये बुनियादी तौर पर दिया जा सकता था आइन में तरमीम के जरिए, एक आम कानून के जरिए, एक्ट के जरिए ये अमेंडमेंट नहीं की जा सकती थी। तो ये ना जाने क्यों ऐसा किया गया और वो जो कुछ किया गया वो इतना ना जाने भी नहीं है। वो नजर आ रहा है कि खुद ये जुमला बोलते हैं चीफ जस्टिस साहब कि जनाब इनकी इज्जत करें ताकि हमारे ये फैसले जो हैं उनको ये तस्लीम करें, उनके फैसलों पर अमल दरामद करें। इनसे ये रिक्वेस्ट है, ये इस्तदा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और यानी अदलिया और इसका ताल्लुक आपस में पार्लियामेंट का है, ये क्विड प्रो को का नहीं है कि जनाब एक हाथ दो और एक हाथ लो और आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे फैसले तस्लीम कर दें। आपने अदलिया की सुप्रीमेसी इस वजह से रखनी है कि अदलिया जो है वो बुनियादी तौर पर मुतसिब इदारा है जिसने हर एक पर नजर रखनी है और पार्लियामेंट को भी रोकना है कि अगर वो पर्सन स्पेसिफिक और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वो फैसले करती है तो उसमें भी उसका चेक जो है वो अदलिया है। और अगर अदलिया को हाथ जोड़ने पे आ जाए कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं, आपके आप इख्तियारात को तस्लीम करते हैं और आप हमारे फैसलों को तस्लीम करें, तो इससे जो है आने वाले दिनों में जो सूरत हाल पैदा होगी वो कोई पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से और लोगों के जो मामला इतने बड़े बड़े चल रहे हैं उस हवाले से कोई खुशायन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो जिसने फैसला किया, ये जो पार्लियामेंट थी, ना ये पार्लियामेंट मुकम्मल थी, ना इसमें कोई कोरम था,
ना ये लेजिस्लेशन उस कानून के उस तरीकेकार के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक हुई है, ठीक। और उसको हमने जनाब कवर दे दिया और कह दिया कि ये जनाब बिल्कुल ठीक थी। और एक और बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चलता रहा ना टेलीविजन और ये नशरिया लोग देखते बराह रहे, रास्त, इससे एग्जैक्टली। वो कला की बेबसी का जरूर अंदाजा हुआ कि किस तरह चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक तरह के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देते और दूसरों को कहते हैं कि जनाब आपके मामले में मुदाखलत नहीं होगी, आप बोलते रहे। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, मैं यही पॉइंट जो है वो मैं चाहूंगी एतजाज साहब इस पे कमेंट करते। एतजाज साहब, आपको लगा इस पूरी प्रोसीडिंग में कि वाकईतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फेवरेटिज्म करते हुए दिखाई दिए कि एक ग्रुप को नहीं बोलने दिया और एक को इजाजत भी दी? और हमने ये देखा भी प्रोसीडिंग के दौरान भी कुछ बहसो मुबाहिसा हमने देखा वकला का, और चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा भी देखी। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरिफ चौधरी साहब? और मैं इस पर छोटी सी एक और चीज ऐड कर देती हूँ। आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि अब उनको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद पाकिस्तान आएंगे। आपको लग रहा है वो आएंगे? मुझे तो पहले भी मुझे लगता उनके आने का, पर बहरहाल अब चले रहे हैं, अपने पता लग जाएगा 1-2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है, उसको कोई इतनी जल्दी नहीं है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद महसूस किया कि उन्होंने फुल कोर्ट बुला के एक गलती की। मैं पहले से कहता था कि फुल कोर्ट जब पूछते थे लोग उमर अताब बंदयाल फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाते, तो मैं अपनी तरफ से ये कहा करता था कि फुल कोर्ट बुला लिया तो बहुत ज्यादा ही तकसीम और गदर होगा। वो नहीं हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में सवालात होते रहे। और लेकिन जो पहले दिन मिसाल के तौर पे एक अंदाजे के मुताबिक 87% टाइम उसके सवालात ले लिया और वकला के उनकी बातचीत 13 मिनट में, और 13% भी यूं नहीं था कि उनको कोई 20 मिनट इकट्ठे मिल जाए। वो होता था कि वो बस शुरू करता था माय लॉर्ड कहता था तो दूसरा सवाल आ जाता था, वो फिर शुरू। और ये बड़े अपसेट होते थे चीफ जस्टिस के, मैं आपको कह रहा हूँ बहस करो, आप फिर सवाल की तरफ चले जाते हो। लेकिन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर सवाल किया हो आपको, तो आप उसको बहस किस तरह जारी रख सकते हैं जब तक उस सवाल को एड्रेस न करें। तो पहले दिन तो बड़ा, दूसरे तीसरे चौथे दिन बड़ा कंट्रोल्ड और बहुत बेहतर था। लेकिन ये इसमें शक नहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब या आयशा बीबी, जस्टिस आयशा, ये सवालात ज्यादा न करें। और जस्टिस आयशा का जो एक बुनियादी सवाल था जो रह गया है पिछला जवाब से, और अभी पता लगेगा, उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर मुतअद्दिद मर्तबा कहा, उन्होंने कहा कि हम जो कानून पास कर रहे हैं, फर्ज कीजिए हम इसको लेजिटिमेट कर देते हैं कि ये पार्लियामेंट ने ठीक कानून बनाया। हाँ। अब उसमें अपील का राइट इमीडिएटली मिल जाएगा। अब अपील का राइट हमारे फैसले से अपील कौन सुनेगा? कौन से जज माफौकुल फितरत कोई जज होंगे जो सुनेंगे? ये मैं अपनी तरफ से पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनके साथ, और वो यही वो कहती रही कि भाई हम पे ही तो फैसला जिसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि हम फुल कोर्ट हैं। और फुल कोर्ट से मुराद ये है कि हम हमारे फैसले के खिलाफ अपील का कोई फोरम ही नहीं है। तो ये एक राज इसमें रह गया है। बट मैं ये समझता हूँ ये जो मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ वो निस्बत से वोट पड़े हैं, एक 10-5 पे, सारी 6-9 पे, फिर 6-9 पे, वो जो रेट्रोस्पेक्टिविटी का मामला है, फिर 8-7, फिर 7-8 पे भी डिवीजन हुई है। ये बहुत अच्छी बात हुई है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। शोज के कोई वो हार्ड जो कास्ट आयरन डिवीजन नहीं है। सही। Afridi, they voted different positions on this side
तो ये इससे मुझे बड़ी एक इत्मीनान है और खुशी। ठीक है, यानी ये ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें तारीख में भी रजिस्टर हो जाएंगी। एतजाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं वापस जब ब्रेक से आऊँगी तो हमारे साथ चूँकि माहिर कानून मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी और अहमद अवैस साहब भी, तो इनसे ये पूछेंगे कि ये जो माजी की फैसलों पर अपील का हक नहीं मिला है, इससे आम बंदा, आम लोगों के केसेस भी क्या मुतासर हुए। एक ब्रेक के बाद